हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल GSR के लवानिया। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसका जो सेकंड पार्ट है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और इन पर डाइल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट होता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। मैं आर के लवानिया आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, और आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक अपना है मोलर कंडक्टिविटी। देखो, मोलर कंडक्टिविटी का आप डायरेक्ट याद रखें, होती क्या है मोलर कंडक्टिविटी कि आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, अपने पास कोई भी पात्र है और उस पात्र के अंतर्गत हमारा उस सॉल्यूशन में यदि 1 मोल घुला हुआ है, यानी उस पात्र में कितना मोल घुला हुआ है, 1 मोल यदि विद्युत अपघट्य घुला हुआ है, तो 1 मोल विद्युत अपघट्य के द्वारा जितनी भी चालकता प्रदर्शित की जाएगी वो चालकता ही क्या कहलाएगी, उसकी मोलर चालकता कहलाएगी। और इसको हम बोलते हैं लैम्बडा एम से। और इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखेंगे, एक फॉर्मूला तो आप याद रखेंगे, लैम्बडा एम बराबर होता है के इंटू वी, पहला फॉर्मूला। और जो सेकंड फॉर्मूला आपको याद रखना है वो लैम्बडा एम बराबर क्या याद रखना है, लैम्बडा एम बराबर होता है के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। एक फॉर्मूला हमें ये याद रखना है। डेफिनेशन देख लेते हैं। ये उस विलयन का चालकत्व है जिसके अंतर्गत 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ जिसके इलेक्ट्रोड इकाई दूरी पर हो। मात्रक की बात कर लेते हैं। आपको पता है लैम्बडा एम का मात्रक वैसे तो आप याद रख लें तो ज्यादा है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर। और कौन सा इनवर्स होता है बताओ, मोल इनवर्स होता है। ठीक है, इसका मात्रक आपको बता दें क्या मात्रक होता है। देखो, मात्रक का फॉर्मूला भी ये रहा आपके पास, लैम्बडा एम का मात्रक क्या आ गया, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको पता है कि लेमड़ा एम बराबर क्या होता है, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या होता है, अपने पास एम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, के का मात्रक आपको बता रखा है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। अब एम का मात्रक क्या होता है, मोलैरिटी होती है, और मोलैरिटी का क्या होता है, मोल पर लीटर। तो लीटर ऊपर गया तो क्या फॉर्मूला बना, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू लीटर, और नीचे से मोल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा। 1 लीटर में आप जानते हो कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1000। तो क्या हो गया, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब इंटू कौन सा इनवर्स आएगा बताओ, ये मोल इनवर्स आएगा। ये कट जाएगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, एस सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, और कौन सा इनवर्स आ जाएगा बताओ, मोल इनवर्स आ जाएगा। ये इसका मात्रक याद रखेंगे। कई बार डायरेक्ट सवाल पूछा है कि इसका मात्रक क्या होगा, तो आप याद रखेंगे एस सीमेन, और ये कौन सा इनवर्स हो जाएगा बताओ, मोल इनवर्स। तुल्यांकी चालकता का भी सेम फॉर्मूला है, लैम्बडा इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या होता है, एन। अब के फॉर्मूले में क्या है कि उसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, तो मात्रा क्या हो जाएगा, एस सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, और अब आ जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स। अच्छा सवाल है कि सांद्रता में परिवर्तन के साथ चालकत्व पे, चालकता पे, तुल्यांकी चालकता पे और मोलर चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला जो सिंपल फॉर्मूला है, तो चालकत्व क्या होता है, कंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो आप अगर सांद्रता को कम कर देते हो और तनुकरण यानी डाइल्यूशन बढ़ा देते हो तो चालकत्व बढ़ जाता है। उसका रीजन क्या होता है, वो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, बिकॉज आप जब आयतन बढ़ाओगे ना तो आयनों का अधिक निर्माण होगा, यानी नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे तो आपको पता है कि क्या बढ़ जाएगा बताओ, कंडक्टेंस के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। प्रबल विद्युत अपघट्ट में जैसे ही आप आयन बढ़ाएंगे तो चालकत्व बढ़ेगा, क्योंकि आयनों के बीच आकर्षण बल क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर होने से नंबर ऑफ आयन्स में क्या हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है, जिससे चालकत्व बढ़ जाता है। विशिष्ट चालकत्व की बात कर लें आपसे, देखो आप याद रखेंगे उन सभी आयनों का चालकत्व जो 1 मोल वैद्युत अपघट्ट में मौजूद होते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, विद्युत अपघट्ट, यानी विद्युत
वो क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। सांद्रता आपने कम कर दी, तनुकरण बढ़ा दिया, तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। तो 1 ml विलियन में मौजूद आयतन कम होगा तो चालकत्व कम हो जाएगा। याद रखेंगे, आपको मैंने लिखवाया है कि प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में, प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या में कमी आ जाती है। तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए क्या होगा, चालकत्व के मान में क्या आ जाएगी, या चालकता के मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। सांद्रता के घटने पर मोलर चालकता बढ़ जाती है, सांद्रता कम होने पर, ठीक है, या आयतन बढ़ाने पर। अपने पास देखते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, आप ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाएं, क्योंकि आप सुन लें, मैं आपको बता दूं कि लैम्डा एम बराबर क्या होता है, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या होता है, कैपिटल एम होता है, यानी मोलैरिटी होती है। ये कह रहा है कि यहाँ सूत्र से देखें तो सांद्रता के बदलने के साथ साथ के, एम और एन दोनों बदल रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि लैम्डा एम ई किस पर ज्यादा निर्भर करेगी। अब हम बात करते हैं मोलर चालकता की, ठीक है ना। तो आपको तो यहां से एक चीज आ गई कि लैम्डा एम समानुपाती किसके है, कैपिटल एम के 1/, में, और आपको यहां से क्या समझ में आ गई कि लैम्डा इक्विवेलेंट समानुपाती होती है 1/, कैपिटल एन के। ये समझ में आई कि नहीं आई, इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है, चलो आगे समझते हैं। हमारे पास एक चीज है, देखो कि आपको यदि मोलर चालकता कम हो रही है ना, मोलर चालकता कब कम होगी, जब मोलरता ज्यादा होगी। बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि लैम्डा एम समानुपाती 1/m, यानी अगर एम बढ़ेगा तो लैम्डा एम घटेगा, पहली बात। सेम प्रोसेस है कि लैम्डा इक्विवेलेंट यदि कम होगा तो एन बढ़ेगा। आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया तो के कम होता है, के क्या होता है, कम, तो के अगर कम होगा तो लैम्डा एम भी कम होगा और लैम्डा इक्विवेलेंट भी कम होगा। आयतन बढ़ाने पर एम कम होगा, एन कम होगा, लैम्डा एम बढ़ेगा। तो प्रयोगों से निकाले गए निष्कर्षों से पता चलता है कि सांद्रता का प्रभावी कारक कौन है। इसका मतलब क्या हुआ, आप आयतन अगर बढ़ाते हो तो ध्यान रखना मोलरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और मोलरता यदि कम हो जाएगी तो लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट के मान में वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने तनुकरण बढ़ा दिया तो लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट के मान में क्या हो जाती है, बताओ, वृद्धि हो जाती, ये कहने का मतलब है। देखो क्वेश्चन एक और चीज है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि आप तनुकरण कर दें इनमें तो क्या होगा, इनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। जैसे जैसे विलयन पतला हो जाएगा तो लेमड़ा एम के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और लेमड़ा एम के मान में कब तक वृद्धि होगी, जब तक आकर्षण बल क्या ना हो जाए, 0। तो वो चीज आप देख लेना कि आपके पास एक होता है लेमड़ा एम मोलर चालकता और एक होता है लेमड़ा एम इनफाइनेट डाइल्यूशन पे, यानी सांद्रता आपने क्या कर दी, 0। तो v क्या हो जाएगा, इनफाइनेट हो गया। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता को या तो लिखते हैं एस से, और या इस अनंत तनुता पर क्या लिखते हैं, लेमड़ा एम नॉट से। तो डिवाई हक्कल ओन सागर समीकरण क्या कहता है, लेमड़ा एम बराबर क्या होता है, लेमड़ा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी होता है, जो कि सरल रेखा का समीकरण है, y बराबर किसका, c प्लस एम एक्स का। तो y अक्ष पे तो आप क्या लेंगे, लेमड़ा एम लेंगे, x अक्ष पे क्या लेंगे, अंडर रूट सी लेंगे। तो आप ग्राफ बना भी सकते हो, यहां हमने लिया क्या, लेमड़ा एम मोलर कंडक्टिविटी, और यहां हमने लिया क्या, अंडर रूट सी। तो क्या होगा सर, ये जो ग्राफ है नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप का क्या आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। इसका मतलब आपके पास जो ढाल है कहां से शुरू होगा, ये आपके, ये क्या होगा, इसका इंटरसेप्ट होगा। इसका मीनिंग क्या है ये वाला, इसको अगर मैं पीछे की ओर खींचूं तो बहिर्वेशन कर सकते हैं, बहिर्वेशन कर सकते हैं किस पे बताओ, c बराबर 0 पे। यानी c बराबर 0 पर हम लेमड़ा एम नॉट का मान निकाल सकते हैं, किसके लिए बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उनका ग्राफ इस प्रकार आता है,
और अगर इस प्रकार का ग्राफ आता है तो उनका हम बहिर्वेशन एक्स्ट्राप्लोटेशन नहीं कर सकते, और अगर उनका बहिर्वेशन नहीं कर सकते तो हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता का मान अनंत तनुता पर ज्ञात नहीं कर सकते। तो ऐसे में ही एक नियम आता है, उस नियम का नाम है, कौन सा राउस का नियम बताओ? कोलराउस का नियम। और कोलराउस का नियम क्या कहता है? कोलराउस का नियम हमें यह कहता है कि अनंत तनुता पर जो आपके मोलर चालकता का मान है वो उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायनों की संख्या के क्या होता है? योग के बराबर होता है। पढ़ लेते हैं। जब वियोजन पूर्ण हो गया है तो विद्युत अपघट्य का प्रत्येक आयन मोलर चालकता के लिए पूर्ण रूप से योगदान करता है, और यह विद्युत अपघट्य के अन्य किसी आयन की उपस्थिति से क्या होता है? अप्रभावित रहता है। और इसी को हम बोलते हैं कौन सा? स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत। कौन सा? स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत। इसका मतलब हमारे पास एक चीज आ गई, जैसे AlCl3 को अगर मैं तोड़ता हूं तो दो चीजों में टूटता है, Al+3 प्लस 3Cl माइनस में। तो यहां से क्या होगा? ये इसकी मोलर चालकता क्या हो गई? लैम्बडा एम नॉट। ये आएगा किसका? लैम्बडा एम नॉट किसका आ जाएगा? AlCl Al+3 प्लस 3 आगे आ जाएगा लैम्बडा एम नॉट, और ये किसका आ जाएगा? Cl माइनस। अगला हमारे पास एक और लास्ट सेल बचता है, उस सेल का नाम है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है कि इसमें उल्टा प्रक्रम होता है कि हमारे पास जो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बदलते हैं किसमें बताओ? केमिकल एनर्जी में। तो जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो यहाँ दो चीजें हैं, यहाँ ये कुचालक पदार्थ होता है, इसमें दो रैड होती हैं, एक एनोड होता है और एक क्या होता है बताओ? कैथोड होता है। ठीक है, एक्वस भी हो सकता है, एक V माइनस होता है, A प्लस होता है। इन सबको हम किससे जोड़ देते हैं बताओ? ये हम सारे इनको बैटरी से ऐड कर देते हैं। फैराडे का कुछ नियम भी होता है, मात्रात्मक पक्ष कैसे निकालेंगे? तो फैराडे का है कि निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्रा उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होती है? बराबर, यानी W बराबर क्या होता है अपने पास? ZQ होता है। ठीक है ना, ये आपको पता रखा है मैंने। और आप जानते हो I बराबर क्या होता है अपने पास? Q/T होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? ZIT हो जाएगा। द्वितीय नियम क्या कहता है कि जब श्रेणी क्रम में विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान समय की विद्युत मात्रा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ का तुल्यांकी भारों के क्या होता है? पदार्थों का भार जो होता है वो तुल्यांकी भार के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो गया? W समानुपाती किसके होता है? E के होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? इसको लिख सकते हैं W1 डिवाइडेड बाई W2 बराबर क्या होता है? E1 डिवाइडेड बाई क्या होता है बताओ? E2। ये तो आप जानते हो। ये आपके पास क्या है कि जिंक है, ये किस में गया? Zn+2 में +2 इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत गया। ठीक है ना। और ये आपको पता है एक फैराडे क्या होता है? आवेश किसी धातु के 1 ग्राम तुल्यांक कैथोड पर निक्षेपित कर सकता है। एक फैराडे आवेश किसी भी धातु के 1 ग्राम तुल्यांक को कैथोड पर निक्षेपित कर सकता है। इसका मतलब कितना? 96,500 कूलम उसके किसके वेग तुल्यांकी भार के। तो अगर मैं 1 कूलम की निकालूंगा तो बराबर क्या हो जाएगा? E बटे कौन सा 500 बताओ? 96,500। हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है ना, ये आप जानते हो। वैद्युत अपघटन के जो उत्पाद हैं वो किस किस पे निर्भर करते हैं? पहले विद्युत अपघटन की प्रकृति पे, उसकी स्टेज पे, उसकी कंसंट्रेशन पे और उसके नेचर पे। अगर अक्रिय इलेक्ट्रोड है तो प्लेटिनम है, Au है, और सक्रिय में आता है कॉपर है, जिंक है, Ag है। कुछ नियम है वो हम आपको बता देते हैं। देखो, यदि इलेक्ट्रोड किसी भी प्रकार का नहीं हो तो अक्रिय मानोगे, एनोड की अभिक्रिया लिखोगे। सक्रिय इलेक्ट्रोड होने की स्थिति में इलेक्ट्रोड स्वयं उपचयित तथा अपचयित होना शुरू कर देता है अगर एक्टिव है। तो इनएक्टिव है तो कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं है। पहला केस क्या है? NaCl। देखो मैंने आपको बता रखा है कि अपने पास NaCl है। NaCl दो चीज में टूटता है, एक होता है Na प्लस और एक होता है Cl माइनस। ये हम गलित ले रहे हैं, गलित का मतलब मोल्टन स्टेट ले रहे हैं। प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। तो आपको पता है प्लस वाला तो जाता है किस पे?
जो प्लस वाला होता है वो किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, और ये वाला किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। एनोड पे हमेशा क्या होगा बताओ, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। कुछ नहीं है तो इसका तो रिडक्शन करा दो, Na+ अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो किस में जाता है बताओ, Na में, और इधर क्या होता है, Cl- है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो Cl+ किस में, इलेक्ट्रॉन में बैलेंस कर लें अगर दो दो लेने थे तो ये Cl2 बन जाएगा। तो हमें दोनों चीज मिल जाएंगी, एक पर सोडियम मिलेगा और एक में कौन सी गैस मिल जाएगी, हमें क्लोरीन गैस मिल जाएगी। सेम गलत MgBr ले लें तो माइनस वाली स्पीसीज एनोड पे जाएंगी, ये भी हो जाएगा अपने पास, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। AlCl3 का भी कर सकते हो आप, क्योंकि AlCl3 कैसे टूटेगा बताओ, Al+3 में टूटेगा, +3Cl- में टूटेगा। प्लस वाला है, प्लस वाला जाएगा कैथोड पे, ये जाएगा एनोड पे, इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, तो यहाँ से एल्यूमिनियम धातु मिलेगी और यहाँ से क्लोरीन गैस मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ कंट्रोवर्सी आती है, यहाँ पे कंट्रोवर्सी में दो चीज है कि NaCl का यदि आपने एक तो लिया है सांद्र विलयन, एक लिया है डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब सांद्र विलयन लिया है यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन लिया है, और एक आपके पास कौन सा तनु विलयन लिया है, तो क्या होगा, दो चीजें हैं, NaCl Na+ और Cl-, और H2O दो चीज में टूटता है, H+ और OH-। देखो दोनों में से आपको पता है कि एनोड पे कौन जा सकता है, एक तो एनोड पे कौन जा सकता है, Cl-। Cl- जा सकता है, और एक कौन जा सकता है आपका, OH- जा सकता है। जब Cl- जाएगा, OH- जाएगा, दोनों ही जा सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता किसको मिलती है, जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा हो, और ऑक्सीकरण विभव OH के मानक ऑक्सीकरण विभव से अधिक होता है, तो कौन जाएगा यहाँ पे, Cl जाएगा। बाकी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो एक पे तो क्लोरीन गैस मिलेगी और एक पे कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। लेकिन यहाँ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ये है, सॉल्यूशन भी है, आ जाएगा वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके सामने, है ना, दोनों गैसें मिल जाएंगी और NaOH बन जाएगा हमारे पास। लेकिन तनु विलयन में भी तो वही कंडीशन है, क्योंकि हमारे पास दोनों चीजें मौजूद हैं, कौन कौन सी, Cl भी है और कौन है, OH भी है। यहाँ क्लोरीन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये अपचेन OH का होता है, क्योंकि OH की नंबर क्या है, ज्यादा। आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे रिएक्शन ये वाली आप याद रख लें तो ज्यादा बेटर है। अगर अब 4 OH- है तो देखो 4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालो, जितने इलेक्ट्रॉन है उससे आधे वाटर निकालो, और जितने वाटर निकाले उसका आधा क्या निकालो, ऑक्सीजन निकालो। ये आपको रिएक्शन याद करनी है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नेट अभिक्रिया भी लिख लेंगे आप, और H+ वाली ये अभिक्रिया हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, 4H2 इक्वल टू H2+ ये वाला, ये भी आप याद रखें कि 4H2O वाली रिएक्शन मैंने आपको बताई आगे काम आएगी, 2H2 + 2H2O, और प्लस कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस यहां से निकलेगी। और अगर दो से इसको कर दो, मल्टीप्लाइड कर दो, आप दो से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, 2H2O प्लस ये हो जाएगा क्या, H2 गैस। इसको हटाओ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाली इक्वेशन याद रखें, कोई ज्यादा टफ काम नहीं है, यहाँ से ये याद रखना, ठीक है ना। बैटरी आप जानते हैं, एक तो होती है शुष्क सेल जिसको लैक्लांसे सेल कहते हैं, एक होता है मरकरी सेल, प्राथमिक सेल है सारे, एक होता है सेकेंडरी सेल, सीसा संचायक, लेड है, निकल कैडमियम है। शुष्क सेल में आपको बता रखा है कि इनको पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इनका वोल्ट इतना होता है, गड्डी में खिलौनों में यूज होता है, ऑक्सीकरण होता है, एक का क्या होता है, अपक्षयन होता है। नेट रिएक्शन आपको याद ही रखनी है, कोई लाज नहीं है, बनावट आपके सामने दी हुई है, ठीक है, नेट रिएक्शन आपको याद ही रखनी है। मरकरी सेल ये रहा, सुनने वाले यंत्रों में काम आता है, इसका वोल्टेज याद रखें 1.35 वोल्ट होता है। जिंक है तो जिंक का ऑक्सीकरण होगा, एक का अपचयन होगा, नेट रिएक्शन याद रखें, आ चुकी है रिएक्शन। द्वितीयक सेल देखो जिसको सेकेंडरी बैटरी कहते हैं,
ये वाली सेकेंडरी वेट्स हैं जो रिचार्जेबल होती हैं। इनका विभवांतर लगभग 2 वोल्ट होता है। कार, ट्रक आदि में, घरों में, इन्वर्टर में यही काम आता है। लेड का ऑक्सीकरण होता है, एक अपचयन वाली प्रोसेस है इसमें, और चार्जिंग और उसके दोनों ओर होती हैं ये वाली रिएक्शन आप याद रखेंगे, है ना। अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे। पुनः आवेशिंग रिचार्जिंग, तो पहले एनोड जो था अब क्या बन जाता है, कैथोड, और पहले जो कैथोड था अब क्या बन जाता है, एनोड। तो उल्टी प्रोसेस हो जाती है। तो एक अपचयन वाली होती है और एक उपचयन यानी ऑक्सीडेशन वाली होती है। तो ये रिएक्शन आप ध्यान रखेंगे, चार्जिंग वाली क्या होती है और डिस्चार्जिंग वाली क्या होती है। लेड भी सीसा संचायक सेल से बेहतर है, कॉस्टली होता है। 1.2 वोल्ट ऑक्सीकरण कैडमियम का हो जाएगा, एक अपचयन हो जाएगा, और नेट रिएक्शन हमारे पास ये वाली कौन सी, Cd प्लस NiO2 प्लस 2H2O इज इक्वल टू CdOH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस। ईंधन सेल सबसे ज्यादा काम में आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे गैल्वेनिक सेल जो H2, मैथेन, मैथेनॉल आदि ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही किस में बदल देंगे, विद्युत ऊर्जा में। साइंस टेक्नोलॉजी में ज्यादातर सवाल आते हैं यूपीएससी वगैरह में, यहां से एफिशिएंसी इतनी होती है। ईंधन सेल में प्रदूषण मुक्त होते हैं। अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। नेट रिएक्शन आप याद रखेंगे, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2। ऑक्सीकरण होता है, एक का अपचयन होता है, तो नेट रिएक्शन ये वाली है। संक्षारण का मतलब कोरोजन, धातु का खराब होना। वैद्युत रासायनिक संक्षारण होता है, लोहे पे जंग लगना। O2 और CO2 जल में घुल जाते हैं, कार्बोनिक अम्ल बनता है। ये कार्बोनिक अम्ल विद्युत अपघट्य का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक का क्या हो जाता है, ये एक तो ऑक्सीकरण हो जाता है और एक क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। तो जंग वाली चीज ये होती है जिसका नाम बेसिकली क्या होता है, Fe2O3 होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में काफी है। हमने इस वीडियो में बड़ा शॉर्ट मामला रखा है, कोई भी न्यूमेरिकल हमने डिस्कस नहीं किया है। तो हमने बिल्कुल इजी वेइंग में, अगर डिटेल पढ़ना है आपको तो अपने पास और आपको नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे, और न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप इस थ्योरी को रिवीजन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में।